लाख की चूड़ियां। मैंने आप सभी बच्चों को पिछले कक्षा में अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न उत्तर मैंने करवाया था। अब मैं कल ही मैंने कहा था या पिछले कक्षा में मैंने कहा था कि दूसरे दिन मैं आपको त्रिकोणीय प्रश्न उत्तर करवा दूंगा। तो आइए त्रिकोणीय प्रश्न हम लोग करते जाते हैं और आप लोग भी कॉपी निकाल दें और धीरे धीरे लिखने का अभ्यास हो जाएगा और याद भी कर लेंगे इसको फिर से। और कल जो मैंने लिखाया था शायद आपको लिख भी लिए होंगे और याद भी हो गया होगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लिखाई जा रही है, थोड़ा बताया जा रहा है, तो उसको थोड़ा करते जाएंगे तो आपको आसान होगा याद करना, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही करके याद करेंगे। आइए तो लिखते हैं हम लोग त्रिकोणीय प्रश्न। पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था ये लघुत्तरी प्रश्न का उत्तर, तो आज हम लोग दीर्घोत्तरी प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, बदलू अपना काम कहाँ और कैसे करता था। तो आपको पता है कि बदलू के मकान के सामने बड़ा सा आंगन था जहाँ एक पुराना नीम का पेड़ था। उसी के नीचे मचिया पर बैठकर बदलू अपना काम किया करता था और उसी के बगल में भट्टी में लाख पिघलाता था और पास में रखी चौखट पर लाख की चूड़ी का आकार देता था और फिर मुंगेरियों पर चूड़ियों को चढ़ाकर वह उन्हें गोल और चिकना बनाता था। काम करने के दौरान बीच बीच में हुक्का भी पीता रहता था। ठीक है, तो आइए ख नंबर। 8-10 वर्षों के बाद अपने मामा के गांव जाने पर लेखक को अचानक बदलू का ध्यान कैसे आया, अपने शब्दों में लिखिए। 8-10 वर्ष के लंबे समय के बाद जब लेखक अपने मामा के गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव की लगभग सभी स्त्रियों के हाथों में कांच की चूड़ियां पहनी हैं। बहुत कम हाथों में लाख की चूड़ियां दिखाई पड़ी। तभी लेखक के मामा की लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। तभी लेखक को अचानक बदलू का ध्यान हो आया और उससे मिलने उसके घर चला गया। आइए क्वेश्चन नंबर गौ। क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय क्या होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय के अंतर्गत किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती है। इस प्रकार से किसी वस्तु को पाने हेतु हम दूसरी वस्तु से उसका लेन देन करते हैं, परंतु आज के समय में ऐसा बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि आज मुद्रा का प्रचलन हो गया है और मुद्रा के द्वारा मनचाही वस्तु आप खरीद सकते हैं। विनिमय की प्रचलित पद्धति के अनुसार आज रुपये पैसे से ही वस्तु का लेन देन किया जाता है और पहले वस्तुओं का लेन देन एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु ली दी जाती थी। यही है वस्तु विनिमय प्रणाली। मशीन युग। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मशीनीकरण से उत्पन्न बेरोजगारी और नष्ट होते कुटीर उद्योग की ओर संकेत किया है। मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग से कुशल कारीगर भी बेकार और बेरोजगार हो गए हैं। उनके साथ भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सैकड़ों कारीगरों का काम एक मशीन के द्वारा कुछ ही समय में हो जाता है। लेखक ने कारीगरों की इस व्यथा की ओर संकेत किया है। शायद इस प्रश्न का उत्तर आप समझ भी गए होंगे।
और थोड़ा सा इसको ऐसे आप समझ सकते हैं जहाँ जहाँ कुछ समझ में ना आया हो। जैसे कुटीर उद्योग शब्द था, तो कुटीर उद्योग क्या है? तो कुटीर माने क्या होता है? झोपड़ी। झोपड़ी में चलने वाला है, अपने घरों में जो उद्योग चल रहे, जैसे पापड़ बनाना हुआ, ठोंगा बनाना हुआ, ये सभी उद्योग। तो आज देखिए पापड़ मशीनों से बनने लगा है, ठोंगे, प्लेट सब मशीनों के द्वारा बनने लगे। तो सारा काम जो घरेलू उद्योग भी था वो सभी भी मशीनों के द्वारा बनने लगे। तो इस तरह के उद्योगों से जो घर में काम होता था वो भी लोग हाथ बेरोजगार हो गया है। तो उसी पीड़ा को यहाँ पर लेखक महोदय ने, इस व्यथा को, उसकी पीड़ा को, उस दुखों को व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो क्वेश्चन नंबर अंग, बदलू का व्यक्तित्व इतना दृढ़ था कि आर्थिक अभाव भी उसे नहीं झुका पाया। इससे किन जीवन मूल्यों का झलक मिलती है? बदलू का व्यक्तित्व अत्यंत दृढ़ था। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा कमजोर नहीं था जो आसानी से टूट जाए। विपरीत परिस्थितियों में भी बदलू ने हार नहीं मानी और जमींदार को मात्र 10 आने पैसे में चूड़ियाँ देने से मना कर दिया। इससे बदलू में दृढ़ निश्चय, अपने परिश्रम के यथोचित मूल्य पाने की जागरूकता तथा अपने अधिकारों के प्रति सजगता जैसे गुण दिखाई देते हैं। वह एक कारीगर था और आर्थिक अभाव तथा विपन्नता अगर दिखने में समझने में दिक्कत हो तो यहाँ पर आप गरीबी भी लिख सकते हैं, दरिद्रता भी लिख सकते हैं, का दंश झेलने के बाद भी उसने अपनी कला के साथ समझौता नहीं किया। 4 नंबर, प्रस्तुत पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अपने शब्दों में लिखिए। इस पाठ में बदलू जैसे कारीगरों की व्यथा को दर्शाया गया है जो मशीनीकरण के इस दौर में बेकार, बेरोजगार और लाचार हो चुके हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं चाहिए तथा उनके साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। यद्यपि मशीनों के आधुनिक युग में संसार का रफ्तार तेज हो गई है, फिर भी निरंतर बढ़ती आवश्यकताओं ने संभावनाओं के द्वार अभी तक खुले रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख से चूड़ियों के अलावा किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है तथा लाख का उत्पादन भारत में कहाँ कहाँ होता है? लाख एक प्राकृतिक राल है। लाख पता होगा कि लाख, पहले समझ लीजिए कि लाख कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ों से। लाख कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ के रस से ही बनते हैं लाख। तो लाख एक प्राकृतिक राल है जो लेसीफेरा लेक्का नामक कीट के स्राव से बनता है। लाख से चूड़ियाँ के अतिरिक्त ग्रामोफोन, रिकॉर्डर, विद्युत यंत्र, वार्निश, पॉलिश, स्याही आदि का निर्माण किया जाता है। छत्तीसगढ़ देश का महत्वपूर्ण लाख उत्पादक राज्य है जहां देश के 42% या 42% लाख का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त झारखंड, राजस्थान इत्यादि राज्यों में भी लाख का उत्पादन बहुतायत से होता है। देश में प्राप्त लाख का अधिकांश हिस्सा झारखंड से प्राप्त होता है। अब है क्वेश्चन नंबर जो, मशीन ने लोगों के रोजगार को किस तरह प्रभावित किया है? बदलू के रोजगार एवं जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? मशीनीकरण के दौर में हर क्षेत्र में मशीन अपने पैर जमा चुके हैं। इससे कारीगरों की ही नहीं बल्कि अधिकतर कामगारों की रोजी रोटी के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। कारीगरों की कला उन्हें 2 वक्त की रोटी भी देने में असमर्थ है। बदलू भी चूड़ियाँ बनाने वाला एक कारीगर था जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। यह उनका पैतृक पेशा था, परंतु बदलते वक्त के थपेड़ों ने उसे बेकार और बेरोजगार, लाचार बना दिया। वह कमज़ोर, निराश और बीमार रहने लगा। वह इस परिवर्तन के साथ स्वयं को समायोजित नहीं कर पाया।
झ नंबर, गर्मियों की छुट्टी में आप अपने किस संबंधी के यहाँ जाते हैं, उस समय की दिनचर्या अपने शब्दों में लिखिए। ये तो आप लोग गर्मी छुट्टी में जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और वहाँ आपकी दिनचर्या कैसी रहती है आप ही बता सकते हैं, परंतु फिर भी मैं आपको कुछ बता दूं, लेकिन आप अपनी भाषा में इसका उत्तर लिखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे गर्मियों की छुट्टी का बेचैनी से इंतज़ार रहता है। मैं इन छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव में जाता हूं। वहां खुली हवा, बाग बगीचे और खाना पीना मुझे बहुत पसंद है। वहां पर मैं रोज़ प्रातःकाल उठकर बाग में घूमने निकल जाता हूं। ट्यूबवेल के ठंडे पानी में देर तक नहाता हूं तथा दूध, छाछ, मीठे आम इत्यादि जमकर खाता हूं। इसके बाद मैं नाना नानी के पास बैठकर उनकी प्यारी प्यारी बातें करता हूं। शाम को मैं गांव में घूमने निकल जाता हूं तथा बाग में साथियों के साथ खेलता हूं। रात में भोजन के पश्चात मामा मामी, नाना नानी के बच्चों के साथ बैठकर अंतराक्षरी, पहेलियाँ, चुटकुले सुनता भी हूं और सुनाता भी। इसके बाद निद्रा देवी की गोद में सुबह तक सोया रहता हूं। यौ नंबर, घर में आमंत्रित किए गए अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे घर में जो अतिथि आते हैं उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस बात को जरूर पढ़ना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी हमारे यहाँ जब आते हैं तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ की परंपरा रही है, हमारे देश की परंपरा रही है, हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है, अतिथि देवो भव। तो इसलिए इसको विशेष ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनेंगे। अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि देवता का रूप होता है। हमारी भारतीय संस्कृति की यह पहचान रही है कि यहाँ पर अतिथि का स्वागत देवताओं की तरह ही किया जाता है। इसलिए हमारे घर में आमंत्रित अतिथियों के साथ हमें सभ्य और शालीनतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। शिष्टाचार का ध्यान रखते हुए उनकी हर बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनकी रुचि के अनुसार भोजन, पानी और ठहरने इत्यादि का व्यवस्था करना चाहिए यथासंभव इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि उसे भोजन में जो रुचि है वो हमारे पास नहीं है, तो मैं उस व्यवस्था कहाँ से कर पाऊँ। परंतु जो यथासंभव है उसे भोजन उत्तम ढंग से कराना चाहिए। परंतु इस बात का सदैव ध्यान रखें कि उनके स्वागत सत्कार में अपना बजट ना बिगड़ने पाए। कहने तात्पर्य नहीं कि खेत मकान बेच करके उसे खिला दें। दूसरी ओर मेहमान को भी मेज़बान की स्थिति एवं उसकी व्यवस्था को समझना चाहिए। माने अतिथि को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसके घर जा रहे हैं उसकी सामर्थ्यता कैसी है, उसके पास साधन किस प्रकार के हैं, वह हमारी सेवा किस प्रकार कर सकता है। इस बात का ध्यान अतिथि को भी होनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों। क्योंकि क्वेश्चन सब तो मैं आपको दीर्घोत्तरी खत्म कर दिया, बच गया व्याकरण संबंधित क्वेश्चन। तो व्याकरण थोड़ा सा आप अपने से कर लेंगे क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा यहाँ परिभाषा दिए हुए हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। यहाँ पर संज्ञा का भेद, कौन सा भेद है ये, तो आप इसको कर करके होमवर्क में रखेंगे, इसको करके लाएंगे। धन्यवाद।